रागेश्वरी जी, सबसे पहला तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और बहुत ही खुशी की बात है कि युवा संसद 2022 में आपको विनर घोषित किया गया है। ये जो सम्मान है आपके लिए कितनी अहमियत रखता है और कितना ख़ास है? निश्चित रूप से सर संपूर्ण जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था लगभग 2,60,000 छात्र संपूर्ण देश से आए थे और इतने बड़े प्रोग्राम इतने बड़े कंपटीशन में प्रथम आना और मध्य प्रदेश को जिताना प्रतिनिधित्व करना निश्चित रूप से सर बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए। बिल्कुल मायने रखता है क्योंकि पूरी प्रतियोगिता में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें ज़िला स्तरीय, राज्य स्तरीय, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर, ये 3 लेवल पर चयन किया गया। हम बताएँगे, हमारे श्रोताओं को बताएँ कि ये जो आपका चयन ज़िला और उसके बाद स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, उसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ हुई? जी, सर्वप्रथम जो मेरा एनएसएस की स्वयं सेविका हूँ, तो हमारा एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको 2.5 मिनट का एक छोटा सा स्निपेट बनाना है, जो भारतीय पर्यटन और अतुल्य भारत, कुछ ऐसा एक टॉपिक था मेरा पहला विषय था। उस पर मैंने 2.5 मिनट का वीडियो बनाया, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन हुआ, तत्पश्चात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अन्य कई 60 टॉपिक मिले। उन 60 टॉपिक का जो केंद्र बिंदु भारत था। उसके बाद स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर प्रतियोगिता हुई, जिसमें 108 प्रतिभागी थे। उस 108 प्रतिभागियों में से जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए, हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली जाने का मौका मिला। और दिल्ली में 29 जो हैं राज्यों के, जो संपूर्ण देश के राज्य हैं, उतने प्रतिभागी संपूर्ण देश के हर एक राज्य से आए और वहाँ जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उसमें से सौभाग्य की बात मैं प्रथम रही हूँ। चलिए, एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता थी जिसमें आपको जो विषय दिया गया था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था, जिसे हम देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण जो नाम दिया गया था। ये आपके लिए कितना ख़ास रहा और इसे लेकर आपके मन में पहला विचार क्या आया कि मुझे इस विषय पर तैयारी करनी है? वैसे विषय तो 7 थे वहाँ पर, अलग अलग प्रकार के, जैसे जन धन योजना और एक देश, एक इलेक्शन, अन्य कई विषय थे। अभी तो ये पेट्रियाटिज्म, जो राष्ट्रभक्ति, और वो जो तीसरा टॉपिक था, तीसरे टॉपिक को देखते ही मेरा खून जो है गरमा गया। नहीं, बस बोलना तो इसी में है। निश्चित सामान्य सी बात है, जो देश है भारत, इतने मुश्किल से हमने आज़ादी पाई है, इतने संघर्षों के बाद, तो वो कहीं ना कहीं खून में अभी भी है। तो युवा भी हूँ, तो निश्चित रूप से सबसे सुंदर टॉपिक यही मुझे लगा, तो मैंने इसी का चयन किया। तो इस देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर आपने कौन-कौन सी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया कि मुझे इन बिंदुओं पर फोकस करना है और इसी को आधार बनाते हुए अपनी जो उद्बोधन देना है? सर्वप्रथम तो मैंने कुछ कविता की कुछ लाइनें पढ़ी कि आपको पता ही होगा, संसाधनों का सेतु बनाकर देश को प्रगति दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवीली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण की इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौड़ में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। कुछ चंद बिंदु थे। उसके बाद में मैंने जो ग्रीक और फ्रेंच इंडिपेंडेंस या अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो उन्हें आज़ादी मिली, उसमें कैसे पेट्रियाटिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, उस पर थोड़ा मैंने कुछ वक्तव्य अपना रखा। तत्पश्चात कुछ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ दिए, जैसे जापान 1945 के बाद में न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स हुई, अन्य कई, उसकी इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, उसके बावजूद तो पेट्रियाटिक जो जापानी लोगों का जो पेट्रियाटिज्म था, देशभक्ति थी, देखिए उसकी वजह से आज एक सुपर पावर बन चुका है जापान। वहीं केन्या का एग्जाम्पल दिया मैंने। तत्पश्चात जो सदन में बहुत लोग बैठे थे जो अन्य संपूर्ण देश के अलग अलग राज्यों से थे, कोई कश्मीर से था, कोई मिजोरम से, कोई मेघालय से, तो मैंने इस पे भी ये जो अपना फोकस दिया अपने वक्तव्य का कि हम सब इतने अलग अलग है, तो क्या हमें जोड़ता है? देश प्रेम, पेट्रियाटिज्म ही तो हमें जोड़ता है। तत्पश्चात ये भी कहा कि हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, कई वर्ष हो चुके हैं, अभी हम 75th एनिवर्सरी भी बनाने वाले हैं इस वर्ष, पर आज हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हम अपने अपने स्तर पर, अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, उसका पैकेट हम फेंकते नहीं है, सड़क पे जाकर डस्टबिन में फेंकते हैं, वो आज हमारे लिए देश प्रेम है। हमको आज लड़ना नहीं है जाकर, जैसे कि पहले स्वतंत्रता सेनानी लड़ा करते थे, तो अगर हम हम वोकल फॉर लोकल हैं, वो देश प्रेम है हमारे लिए। तो ऐसे कुछ कहने का मतलब ये कि जो जहाँ है वतन के काम पर है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो निभा रहा है, वही सच्ची देशभक्ति है। तो रागेश्वरी, हमें बताएं कि वो समय आपके लिए कितना अनमोल था जब
जब युवा संसद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए जा रहे थे और उसमें ओम बिरला जी भी थे, लोकसभा अध्यक्ष जी भी थे और अनुराग ठाकुर जी भी थे, सूचना प्रसारण मंत्री और भी बहुत सारी हस्तियां थी। कैसा माहौल था? सर ये तो शायद मैं एक सेकेंडरी चीज़ बताऊंगी। प्राइमरी तो सर सेंट्रल हॉल में बोलने का मौका मिला, और विधि की छात्रा हूँ, और सेंट्रल हॉल वही जगह है जहाँ संविधान का निर्माण हुआ, जहाँ बैठे थे वहाँ अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल वहाँ बैठा करते थे। तो वही निःशब्द मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा। और जब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जो दिग्गज जो वहाँ बैठे थे, निश्चित रूप से निःशब्द शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के। तो क्या प्रतिक्रिया रही जब आपको सम्मानित करने के लिए प्रथम स्थान पर चुना गया? क्या लोगों की रिएक्शन थी? क्या आपको तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत किया गया? जब अनाउंसमेंट हो रहा था, थर्ड पंजाब, सेकंड राजस्थान, फर्स्ट अनाउंस नहीं हुआ था, फर्स्ट अनाउंस होने वाला था। उन्होंने कहा कुछ गेसेस, संपूर्ण सेंट्रल हॉल साथ में चला है मध्य प्रदेश। तो वो निश्चित रूप से, और बस मैं तो अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ, इतना प्यार मुझे प्रदेश से मिल रहा है, इतना प्यार संपूर्ण देश से मिल रहा है। मतलब वो दृश्य अभी भी आपकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हुआ है? उस संपूर्ण जीवन भर ओझल नहीं होने वाला है। सही बात है। वो एक ऐसी याद है जो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी रहेगी। रागेश्वरी जी, आप चूँकि राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ी हुई हैं, तो एनएसएस ने लोगों को बहुत सारी बातें सिखाई हैं, ख़ासतौर से जीवन में कैसे अनुशासित रहना है, किस तरह से देश के विकास में योगदान देना है। आपने कौन कौन से काम किए हैं अभी एनएसएस में रहकर? एनएसएस में तो सर मुझे जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, शायद 2-3 महीने ही हुए हैं, और उन 2-3 महीनों में भी अधिकतर ऑनलाइन ही मैंने अटेंड किया है। पर ऑनलाइन सत्रों में भी मैंने कई सेशंस ज्वाइन किए हैं, कई प्रोग्राम का, जो जैसे कि आप इतने सुंदर वक्तव्य आपका है, वैसे ही मैंने थोड़ा बहुत कुछ बोला है। फिलहाल बस शुरुआत है, अभी हाल फिलहाल में यूनिट कैंप होने वाला है, तो उसकी सर्विस के लिए मैं जाने वाली हूँ। तो अब तो बस शुरुआत है, शायद 1 साल बाद अगर आप पूछे तो मैं बहुत कुछ बता पाऊंगी। फिर भी आपको क्या लगता है कि एनएसएस में यदि हम आते हैं तो ये कितना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहलाएगी और देश के लिए भी हम कुछ करने का जज्बा पैदा कर सकते हैं? निश्चित रूप से सर, जो मेरे कई बैचमेट्स हैं या मेरे कोई सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी एनएसएस में हैं, आप उनको देखिए, जीवन में डिसिप्लिन है, सेल्फलेस सर्विस का एटीट्यूड है। वो जाते हैं, गाँव में जाते हैं, दूर दराज के, वहाँ देखते हैं क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ है, क्या एजुकेशन है, वहाँ के स्तर को बढ़ा रहे हैं, वहाँ की सहायता कर रहे हैं, एड्स वगैरह जो अलग अलग बीमारियाँ, उनके अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो निश्चित रूप से पेट्रियाटिक माइंडसेट के साथ साथ एक्चुअल ग्राउंड जीरो पर कैसे काम किया जाए, ये प्रशिक्षण बड़ी सुंदर तरीके से एनएसएस में हमें मिलता है। अच्छा। तो अब आने वाले समय में आपका दायित्व क्यों और बढ़ जाता है? क्योंकि आपने युवा संसद प्रतियोगिता 2022 जीती है और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, ये जो विषय है, इसको लेकर बहुत कुछ आपने बोला है, लेकिन बात आती है कि हम किस प्रकार चरितार्थ करें इन सब चीज़ों को, उसके लिए आपने क्या सोचा है? अभी सर्वप्रथम सर बात करूं तो शायद उतनी जिम्मेदारियां कंधों पर नहीं है, अभी तो सिर्फ एक छात्रा हूं। पर जितने भी वर्ष अभी पढ़ाई के बाकी हैं, अभी फ़िलहाल तो बस यही करूंगी कि अपने एजुकेशन पे, अपने स्किल सेट पे ध्यान दूं। तो शायद ये काम मैं अगर ये 3-4 सालों में कर पाऊँ कि मैं अपने आप को एक सफल छात्रा बना सकूं, तो शायद फ़िलहाल तो यही योगदान होगा। आगे निश्चित रूप से हम ही भविष्य हैं, तो सब साथ मिलकर काम करेंगे। तो युवा संसद 2022 प्रतियोगिता का ये तीसरा ही अभी चरण था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, समझें, इसके लिए आप अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करेंगी ताकि आपके जैसे और भी लोग मध्य प्रदेश से निकलकर देश का प्रतिनिधित्व करें? निश्चित रूप से सर, सबसे पहले तो सोशल मीडिया, क्योंकि आज ट्रेंड में है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए निश्चित रूप से मैं और मेरे कई जो दोस्त हैं, हम सब फैलाने वाले हैं इसको कि आइए, इस साल 2,60,000 थे, अगली बार 5,40,000 हों, क्यों नहीं। निश्चित रूप से इसके साथ साथ सर, हाल फिलहाल जब मैं दिल्ली से वापस आ रही तो मैं ग्वालियर, शिवपुरी में एक एनएसएस का स्टेट कैंप था, तो वहाँ लगभग 600-700 बच्चे थे। तो वहाँ मैंने थोड़ा संबोधित किया, तो वहाँ बड़े उनको अच्छा लगा कि अगली बार हम भी जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से निश्चित रूप से हम इसका प्रचार करने वाले हैं। रागेश्वरी जी, आप युवाओं की एक आइकॉन बन चुकी हैं और जाहिर है कि आज का युवा वर्ग जो है वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और कोविड-19 के दौर में बहुत सारी समस्याओं का सामना उसने किया है। तनाव, दबाव, ये सब आजकल आम बातें हो गई हैं। तो क्या आप इस बातचीत के माध्यम से युवाओं का आह्वान करना चाहती हैं, अपने साथियों का आह्वान करना चाहती हैं? साथियों का आह्वान, बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि अपने स्तर पर योगदान दे, बी द बीकन ऑफ चेंज। आपको संपूर्ण राष्ट्र का अभी से चिंता नहीं करनी है, वो करेंगे आगे जाकर निश्चित रूप से। पर अपनी लोकेलिटी में देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपको मिलता है जो जिसके पास घर नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर आप मदद कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो बी द बीकन ऑफ चेंज ऑफ योर ओन लोकेलिटी। अपने ज़िले से, अपने आसपास के नेबरहुड से
आगे बढ़िए और अपने आप पर ज़्यादा जो है काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आजकल कई युवाओं के बीच में है कहीं भी जाएंगे फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, बस एक सोशल मीडिया लाइफ बन चुकी। नहीं, कुछ पढ़िए, कुछ जानिए, क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए और थोड़ा बहुत अपने नेबरहुड में हेल्प कीजिए बस। अभी फ़िलहाल तो वही है, आगे जाके निश्चित रूप से काम तो करना ही है। चलिए रागेश्वरी जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और आपके जो विचारों को हमने सुना वाक़ई वो काबिल तारीफ़ हैं। निश्चित रूप से आपका आने वाला वक्त है वो देश के विकास के लिए ज़रूर कुछ नई उपलब्धियाँ लेकर आएगा, और आप लगातार युवाओं को भी प्रेरित करती रहेंगी, अपने साथियों को प्रेरित करती रहेंगी। हमसे बातचीत करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य रहा है। धन्यवाद।